अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं उर्दू सेकंड ईयर और नस्र। इसमें हम पढ़ रहे थे गुज़िश्ता लखनऊ। हमने लखनऊ के बारे में जो अब्दुल हलीम शरर साहब ने जो फरमाया था, उन्होंने जो लिखा था, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि गुज़िश्ता लखनऊ में क्या क्या था। उन्होंने सीधे सीधे वाजिद अली शाह साहब को जो गदर है उसके लिए ज़िम्मेदार, गदर और जो लखनऊ और अवध के पतन के लिए ज़िम्मेदार ठहराया था। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे कि लखनऊ में इन दिनों शायरी का चर्चा हद से ज़्यादा बड़ा हुआ था और अकेले लखनऊ में इतने शायर मौजूद थे कि अगर सारे हिंदुस्तान के शोरा जमा किए जाते तो उनकी तादाद लखनऊ के शायरों से नहीं बढ़ सकती थी। क्योंकि ये हुआ था कि जो दिल्ली था या दिल्ली के आसपास ये जितने भी इलाके थे वहाँ पर गदर हुआ था, तो वहाँ से शोरा जैसे बहुत फेमस, जिसको मीर और सौदा और कई दिल्ली के और आसपास के शोरा थे, वो लखनऊ में जाकर आबाद हुए थे। तो इस वजह से और भी कोई थी क्योंकि लखनऊ में थोड़ी खारजियत का माहौल था और ऐश व इशरत का माहौल था। इस वजह से ये बताते हैं कि लखनऊ में उस वक्त पूरे हिंदुस्तान से ज़्यादा शायर मौजूद थे। मीर और सौदा की पुरानी शायरी तकसीम पादीना हो चुकी थी। अब नासिक की ज़बान और आतिश के ख़यालात दिमागों में बसे हुए थे, जिनमें रिंद व सबा के रिंदाना कलाम और नवाब मिर्ज़ा शौक़ की मसनवियों ने बहुत शोहरत पाई और रूह फूंक दी थी, और इसी मजाक को बादशाह की तबीयत का असल रंग चाहता था और पसंदीदा करता था। जैसे मैंने बताया था कि मीर और सौदा दिल्ली से आने के बाद लखनऊ में आबाद हुए थे, और उसके बाद ये जो ज़माना बता रहे हैं वो मीर और सौदा के बाद आतिश और नासिक का था। आतिश और नासिक के बाद में रिंद और सबा के ज़माने का भी वो जिक्र कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें वाजिद अली शाह को सूट करती थी। चूँकि इमारत का बेहद शौक़ था, इसलिए तख्त नशीन होते ही केसर बाग की इमारत बनवाना शुरू कर दी थी, जो चाहे आसिफ़ुद्दौला की इमारत की तरह मजबूत न हो मगर खूबसूरत और शानदारी में लाजवाब थी। नवाब वाजिद अली शाह ने जो केसर बाग जो हम देखते हैं वो बनवाया था। इसमें बहुत सी खुशनुमा और बाशान व शौकत 2 मंजिला इमारतों का एक मुरब्बा मुस्ततील रकबा दूर तक चला गया था, जिसका एक रुख जो दरिया की जानिब था गदर के बाद खोद डाला गया। 3 ज़िले अब तक कायम थे, जिनको मुख्तलिफ क़ताअत पर बांटकर गवर्नमेंट ने ताल्लुक़दाराना अवध के हवाले कर दिए थे और हुक्म दिया कि इनमें रहें और उनको इसी वजह में कायम व बरकरार रखें। जो इन्होंने इमारत तामीर की थी उसको बाद में खुर्द बुर्द कर दिया गया था अंग्रेज़ों के आने के बाद में, और एक हिस्से में यहाँ के जो नवाब थे उनको रहने के लिए दिया गया था और दूसरी को दूसरे हिस्से में यानी कि गवर्नमेंट के लिए तकसीम कर दिया गया था। ये बात हो रही है केसर बाग की। केसर बाग का अंदरूनी सहन जिसमें चमन बंदी थी यानी कि बाग था और जलवा खाना ने कहलाता था। दरमियान में बारादरी थी जो आजकल लखनऊ का टाउन हॉल है। इसमें कई इमारतें और भी थीं, जवाब बाकी नहीं है। इससे बाहर यहाँ से मुस्तासिल थी बहुत सी शाही इमारतें थी जिन्होंने इस क़ताए ज़मीन को अजूबा रोज़गार बना दिया था। केसर बाग का अंदरूनी सहन जिसमें चमन बंदी थी जलवा खाना ने कहलाता। दरमियान में बाराबदरी थी जो आजकल लखनऊ का टाउन हॉल है। इसमें कई इमारतें और भी थी, जवाब बाकी नहीं है। इसके बाहर यहाँ के मुस्तसिल बहुत सी
शाही इमारतें थीं जिन्होंने इस कता ज़मीन को अजूबा रोज़गार बना दिया था। ये इमारतें भी केसर बाग के मशरकी पहाड़ फाटक के बाहर थीं, यानी कि पूर्वी जो फाटक था उसके बाहर थीं। लोगों को उस फाटक से निकलते ही दोनों जानिब जो भी अस्करी नींद मिलती थी जिनसे गुजर कर वे चीनी बाग में पहुंचते, वहां से बाएं हाथ की तरफ मुड़कर आप जल परियों की एक आलीशान फाटक पर पहुंचते जिस पर मुरादुल हाम सल्तनत नवाब अली तकी खां का क़याम रहता था, ताकि हर वक्त जहां पनाह से करीब रहें और बेवक्त ज़रूरत फ़ौरन बुलाए जा सकें। उसी फाटक के इस तरफ हसरत बाग था और अंदर ही दाहिनी तरफ चांदी वाली बारादरी थी। ये एक मामूली ईंट चूने की इमारत थी, मगर छत पर चांदी के पत्थर जड़े होने की वजह से चांदी वाली बारादरी कहलाती थी। इसी से मुल्हिक कोठी ख़ास मुकाम थी जुड़ी हुई थी, जिसका नाम कोठी ख़ास मुकाम था, जिसमें ख़ुद जहाँ पना सलामत रहे यानी नवाब साहब रहते थे, और नवाब सादत अली ख़ां की बनवाई हुई पुरानी कोठी बादशाही मंजिल भी थी। साल में एक मर्तबा केसर बाग में एक अजीमुशान मेला होता था, जिसमें पब्लिक को भी केसर बाग आने की इजाज़त और जहाँ पना की इशरत पर परिस्तों का रंग देखने का मौका मिल जाता था। बादशाह ने श्री कृष्ण जी की रहस यानी नाच, जो हिंदुस्तान में मुरव्विज है, देखा था और हरि कृष्ण जी की माशूका ने रोशे आशिकी इस कदर पसंद आ गई थी कि इस रहस को, इस नाच को ड्रामे की तौल पर एक खेल ईजाद किया था, जिसमें ख़ुद कन्हैया बनते, वाजिद अली साहब ख़ुद कन्हैया यहाँ पर बनते और मुखरदात इसमत आयात गोपियाँ बनती और नाच रंग की महफिलें गर्म होती। कभी जोश जवानी की जज्बात से जोगी बन जाते, मोतियों को जला के भभूत बनाई जाती, जिसकी बदौलत फ़कीरी में भी शाही की करिश्मे नज़र आते थे। मेले के ज़माने में उन सोहबतों में शरीक होने की आम अहले शहर को इजाज़त हो जाती थी, मगर इस शर्त के साथ कि गेरुए कपड़े पहनकर आएँ, जिसका नतीजा ये हुआ था कि 80-80 बरस के बुढ़े भी शंगरफी कपड़े पहनकर यानी कि गेरुए कपड़े पहनकर और छेला बन जाते थे और बादशाह की जवानी के बादाए तरफ से अपने बुढ़ापे का जाम भर लेते थे। यानी कि कोई भी वहाँ पर आता था वो गेरुए कपड़े पहन के आना पड़ता था। इस वजह से बूढ़े लोग भी इस तरह के कपड़े पहन के जवान नज़र आते थे। यही रंग चला जाता था और लखनऊ में कमाल बेफिक्री के साथ रंग लिबास मनाई जा रही थी कि गवर्नमेंट बरतानिया को रेजिडेंटों के यहाँ के हालात से आगाह किया गया और वहाँ के बोर्ड ने ये फैसला किया कि मुल्क अवध कलमरू बरतानिया में शामिल कर लिया जाए। इस हुक्म की तामील करने के लिए अंग्रेज़ी फ़ौज लखनऊ आई और यकायक यानी एकदम से खिलाफ तवक्के बादशाह का हुक्म सुना दिया गया कि उनके अंग्रेज़ों की तरफ से जो हुक्म बादशाह को सुनाया गया था वो यूँ था कि आपका मुल्क अंग्रेज़ी ममालिक यानी कि अंग्रेज़ी वतन अंग्रेज़ी मुल्क महरूसा में शामिल कर लिया गया है। उस वक्त कोई एक संधि होती थी जिसको कुछ सहायक संधियाँ बोलते हैं, कुछ दूसरे बोलते हैं। तो उसमें ऐसा होता था कि जिस बादशाह के यहाँ पर अगर कोई औलाद नहीं होती थी या और दूसरी वजह से तो उस रियासत को, उस सल्तनत को अंग्रेज़ों में सल्तनत में शामिल कर लिया जाता था। आपके लिए 12 लाख रुपए सालाना और आपके जलूसी लश्कर के लिए 3 लाख रुपया माहवार जो आपकी और वाबस्तगान दामन की ज़रूरत के लिए काफ़ी है मुकर्रर की गई है और आपको इजाज़त है कि शहर के अंदर आराम से बेफ़िक्र बनकर बैठें और रियाया की फ़िक्र से आज़ाद होकर बेगुल व गश रंग रैलियाँ मनाएं।
देखो, अंग्रेज़ों को इस बात का पता लग गया था कि जो नवाब साहब हैं, जो राजा साहब हैं, वो रंग रैलियों में मस्त रहते हैं, तो उनको उसी के हिसाब से पूरी की पूरी एक हर सालाना और माहवार रकम दी गई, देने की पेशकश की गई थी। और कहा गया था कि आप रंग रैलियाँ मनाते रहें और आप आवाम की फ़िक्र छोड़ दें और किसी भी तरह के हमले और हालात से हम निपट लेंगे।